बोर्ड एग्जाम्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक इंडिगो आज हम खत्म करेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे स्टूडेंट्स अक्सर डरते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, स्टडी माफिया के साथ ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्टडी माफिया में आपका स्वागत है। कैसे हो सब? पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप सब बढ़िया चल रही होगी। अच्छा, बोर्ड्स में टारगेट कितना है आपका? 90%, 95%? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, ये भी बताओ कि इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर चाहिए। चलो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, इंडिगो। तो चलो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक आम किसान से, जिसकी जिद और डिटर्मिनेशन ने इंडिया की आज़ादी की लड़ाई में एक नया मोड़ ला दिया। ये हैं राजकुमार शुक्ला। ये कोई अमीर या पढ़े लिखे इंसान नहीं थे। ये चंपारण के एक गरीब दुबले पतले किसान थे, लेकिन उनके अंदर एक चीज़ थी, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन। उन्होंने ठान लिया था कि वो अपने साथी किसानों की परेशानी को एक आदमी तक जरूर पहुंचाएंगे, महात्मा गांधी। और उनकी जिद देखो, जब गांधी जी ने पहले उन्हें टाइम नहीं दिया तो शुक्ला जी ने हार नहीं मानी। वो उनके पीछे लखनऊ से कानपुर गए, फिर अहमदाबाद, उनके आश्रम तक, और आखिर में कलकत्ता भी पहुंच गए। ये दिखाता है कि बड़ा बदलाव पहली कोशिश में नहीं आता, उसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। शुक्ला जी की मेहनत रंग लाए और गांधी जी चंपारण आने के लिए तैयार हो गए, और यहीं से एक छोटा सा लोकल मुद्दा एक नेशनल लेसन बनने वाला था। गांधी जी वहां एक प्रोटेस्टर की तरह नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टिगेटर की तरह पहुंचे। वहां पहुंचते ही गांधी जी को एक बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम के बारे में पता चला, जिसका नाम था टिनकठिया सिस्टम। बच्चों, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। यही सिस्टम किसानों की सारी मुसीबतों की जड़ थी। इस सिस्टम के अंदर अंग्रेज जमींदार किसानों को मजबूर करते थे कि वो अपनी जमीन के 320 हिस्से पर इंडिगो यानी नील की खेती करें। ये उनकी मर्जी नहीं थी, ये एक लंबा जबरदस्ती का कॉन्ट्रैक्ट था जिससे वो निकल ही नहीं सकते थे। अब यहाँ गांधी जी का तरीका देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने आते ही प्रोटेस्ट या नारेबाजी शुरू नहीं की। उन्होंने एक साइंटिस्ट की तरह काम किया। सबसे पहले फैक्ट्स इकट्ठे किए, हजारों किसानों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए और जमीन पर उतरकर असलियत देखी। वो इमोशन पर नहीं, सबूत पर अपना केस बना रहे थे। जैसे जैसे गांधी जी की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, ब्रिटिश अथॉरिटीज घबरा गईं। उन्होंने गांधी जी को एक ऑफिशियल नोटिस भेजा कि वो तुरंत चंपारण छोड़कर चले जाएं। और ये मोमेंट इस पूरी लड़ाई का टर्निंग पॉइंट बन गया। गांधी जी ने साफ साफ वो ऑर्डर मानने से मना कर दिया। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, ये ब्रिटिश कानून को एक खुली चुनौती थी। और यहीं से इंडिया की आज़ादी की लड़ाई में सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा की शुरुआत हुई। कोर्ट में गांधी जी ने एक हिस्टोरिक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने आपका कानून तोड़ा है, लेकिन मैंने ऐसा एक उससे भी बड़े कानून को मानने के लिए किया है, मेरी अंतरात्मा का कानून। ये एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसे एग्जाम में ज़रूर यूज़ करना। तो यहाँ दो रास्ते थे। एक तरफ था अंग्रेज़ों का गलत कानून और दूसरी तरफ थी इंसानियत और अपनी आत्मा की आवाज़। गांधी जी ने दूसरा रास्ता चुना, और ये एक बहुत बड़ा मॉरल स्टैंड था। ये कॉन्सेप्ट स्कोरिंग है, इसको समझ लो अच्छे से। जब गांधी जी कोर्ट के अंदर थे, बाहर हजारों किसान उनके सपोर्ट में इकट्ठा हो गए। ये वही किसान थे जो कल तक अंग्रेजों से डर के मारे चुप रहते थे। यही इस मूवमेंट की पहली और सबसे बड़ी जीत थी। लोगों के मन से डर निकल गया था। अब ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया कि वो इस मूवमेंट को दबा नहीं सकते, उन्हें पीछे हटना पड़ा। और अब हम देखेंगे इस जीत के असली रिजल्ट्स। एक ऑफिशियल कमेटी बनाई गई और फाइनल सेटलमेंट्स में अंग्रेजों जमींदारों ने किसानों से लूटे हुए पैसे का 25% वापस करने का फैसला किया। अब आप सोच रहे होंगे, सिर्फ 25%? इतनी मेहनत के बाद? लेकिन बच्चों, यही तो गांधी जी की स्ट्रैटेजी थी। उनके लिए पैसे का अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं था, प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट था। अंग्रेज लैंडलॉर्ड्स का 25% भी वापस करना, ये उनकी हार थी, उनकी इज्जत का सरेंडर था। उन्होंने सबके सामने मान लिया कि वो गलत थे, और ये एक फुल रिफंड से भी बड़ी मॉरल विक्ट्री थी। तो आखिर में ये जीत सिर्फ पैसों की नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल और सोशल जीत थी। किसानों को पहली बार लगा कि उनके भी अधिकार हैं और उनके लिए लड़ने वाला कोई है। उनके अंदर हिम्मत और सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आ गई। लेकिन गांधी जी का काम यहाँ खत्म नहीं हुआ। एक असली लीडर की तरह वो जानते थे कि सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व करना काफ़ी नहीं है। उन्होंने एक बेहतर आत्मनिर्भर समाज की नींव रखनी शुरू की। उन्होंने प्राइमरी स्कूल्स खुलवाए, साफ सफाई के लिए काम किए, लोगों को हाइजीन सिखाया। उन्होंने लोगों को आत्मनिर्भर बनाया।
उनका विजन था कि असली आज़ादी सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि सोशल और पर्सनल भी होती है। और इस तरह चंपारण का पूरा एपिसोड गांधी जी के आगे के सभी आंदोलनों के लिए एक सफल ब्लूप्रिंट बन गया। यहीं पर सत्य और अहिंसा की ताकत पूरे देश ने देखी, जिसने आगे आज़ादी की लड़ाई के लिए एक मॉडल तैयार कर दिया। तो चलो एकदम आखिर में फटाफट रिवाइज करते हैं इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चंपारण मूवमेंट से हमने क्या क्या सीखा? पहला, कि हिम्मत डर से बड़ी होती है। दूसरा, कि सच और अहिंसा बदलाव के सबसे पावरफुल हथियार हैं। तीसरा, कि असली लीडर वो है जो दूसरों को एम्पावर करे। और आखिरी, कि सबसे बड़ी जीत सिस्टम को बदलना नहीं, लोगों की सोच को बदलना है। बस इतना ही। अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो लाइक करो, शेयर करो और स्टडी माफिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से।